चलिए आज नया पार्ट डिस्कस करते हैं। ये जेई मेंस और एडवांस के कुछ क्वेश्चन आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क टुडे। तो बहुत पहला जो आपका सामने क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है, दिस क्वेश्चन इज अबाउट विच कंपाउंड हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीके। तो हाईएस्ट वैल्यू पीके का मतलब है आपकी के ए वैल्यू की होगी कम। के ए वैल्यू कम होने का मतलब वो कम एसिडिक है। तो आपने इनमें से कौन सा कंपाउंड देखना है जो कम एसिडिक है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि पीके होती क्या है, व्हाट इज पीके। पीके वैल्यू आपकी क्या रहती है, पी के ए इज माइनस लॉग ऑफ के ए। तो यहाँ पे जिसकी के ए वैल्यू सबसे कम है वो यहाँ पे आएगा। तो इसमें हम आंसर देखते हैं जिसकी के ए वैल्यू सबसे कम है। तो ये तो यहाँ पे तो वो माइनस आई इफेक्ट हो रहा है तो उसकी ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद बी ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे सिंपल है, ये आपके पास प्रोपोनिक एसिड है और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, इवन आपके पास कोई माइनस आई इफेक्ट नहीं है यहाँ पे। और यहाँ देखते हैं सी में, यहाँ भी क्या है आपका माइनस आई इफेक्ट हो रहा है सीधा डायरेक्ट, तो ये भी ज़्यादा होगा एसिडिक। और यहाँ तो डबल हो रहा है, माइनस आई, दो सी एल लगे हुए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसके साथ। तो यहाँ तो ये सबसे ज़्यादा तो ये एसिडिक हो जाएगा फिर। तो नंबर वन तो ये आएगा। उसके बाद आपका कौन आएगा, नंबर टू और ये नंबर थ्री। तो सबसे कम कौन आएगा फिर, ये आएगा। इसमें कोई आपका नेगेटिव आई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो बी इसका आंसर आने वाला है। कौन सा, बी। तो उसका बी आंसर आएगा क्योंकि बी में आपका पी एक पी के वैल्यू की होगी आपकी ज़्यादा होगी। आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the hydrogen atoms attached to different carbon atom, three different carbon atom labeled 1 2 3 इसमें लेबल किया हुआ। रैंक द अटैच हाइड्रोजन एटम इन ऑर्डर ऑफ देयर ऑर्डर फ्रॉम मोस्ट एसिडिक टू लीस्ट एसिडिक। तो ज़्यादा एसिडिक कौन है और सबसे कम कौन है, उसमें आपको अरेंज करना है, आपको जहाँ जहाँ मेंशन किया लेबलिंग की हुई हाइड्रोजन की। तो चलिए आपको कौन लगता है सबसे ज़्यादा। यहाँ पे देखिए ये वाला अगर आप देखें इसको खोल के तो इस तरीके से ये है आपका कंपाउंड। आपको मैं स्ट्रक्चर इसका बना देता हूँ क्योंकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है और ये दो कार्बोनल ग्रुप लगे हुए हैं ऐसे, और यहाँ पे CH2 और ये भी CH3, ठीक है। तो देखना जरा, ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा क्योंकि दो कार्बोनल लग रहे हैं, तो ये नंबर टू आएगा पहले। उसके बाद ये वाला आएगा क्योंकि अगर यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आता है तो ये भी स्टेबलाइज हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कार्बोनल ग्रुप। तो ये भी स्टेबलाइजेशन कर सकता है, अर्जुन स्टेबलाइजेशन। पर नंबर थ्री में अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ से अगर हम एक एच निकाल के इसमें नेगेटिव चार्ज लाते हैं तो ये स्टेबलाइजेशन में इसमें क्या होगी, ठीक है, ये दिक्कत करेगा, ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ पे सबसे कम स्टेबलाइज होगा ये, तो वन। तो क्या आएगा, टू फिर वन फिर थ्री, तो ये आएगा 2 1 3। तो कहीं आपको नजर आ रहा है, ये ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो कुछ एक कंपाउंड यहाँ दे रखे हुए हैं और आपने बताना है कि इसमें कौन ज़्यादा एसिडिक है और सबसे कम कौन है। तो सब हाई टू लो चलना है एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको। तो सबसे ज़्यादा कौन इसमें नज़र आ रहा है आपको, चलिए चेक करते हैं। यहाँ देखिए ये भी आपका sp कार्बन टू कार्बन है, ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, ये आपका sp3 है। तो यहाँ से हम एक एच निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें यहाँ से एक एच तो माइनस चार्ज आएगा यहाँ भी, ठीक है। यहाँ भी अगर हम H प्लस निकालते हैं यहाँ भी माइनस चार्ज, और यहाँ से भी H निकालते हैं तो यहाँ भी माइनस चार्ज। अब देखते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबलाइज होता है आफ्टर रिलीजिंग। पहले ये कंपाउंड क्या था, नॉन एरोमेटिक था, पर जैसे यहाँ माइनस चार्ज आ रहा है तो क्या हो गया, ये एरोमेटिक हो गया। इसके अंदर कौन सा करेक्टर आ रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड करेक्टर आ गया इसके अंदर, ठीक है। ये आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया आपका, तो एरोमेटाइजेशन होगी इसकी। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक से किस में जा रहा है, ये एरोमेटिक में जा रहा है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। इसका जो कंजुगेट आपका बन रहा है, कंजुगेट बेस इसका, वो क्या ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, तो ये स्ट्रांग होगा आपका। तो नंबर वन तो ये आ गया। चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट में भी, यहाँ भी ये नॉन एरोमेटिक था, अगर इसमें माइनस चार्ज आता है तो ये तो फिर 8 पाई सिस्टम बन रहा है, तो ये तो आपका एंटी एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक सिस्टम बन गया ये। तो यहाँ तो इसकी तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा वो तो अनस्टेबल बन गया आपका। और यहाँ से अगर एच निकालते हैं तो माइनस चार्ज, ये भी क्या बन गया आपका, ये भी आपका एरोमेटिक सिस्टम बन गया। नॉन एरोमेटिक से किस में जा रहा है, ये एरोमेटिक सिस्टम में जा रहा है, ठीक है। और साथ में देखिए यहाँ पे एक CN लगा हुआ है इसमें, और CN क्या करता है, CN भी इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, हेल्प करेगा डीलोकलाइजेशन में। क्यों, ये कौन सा इफेक्ट करेगा, माइनस एम इफेक्ट करेगा।
तो यहाँ तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इस वाले की, तो ये सबसे ज़्यादा होगा जेड। उसके बाद आएगा आपका ए सॉरी, उसके बाद ये कौन सा आपका एक्स, और उसके बाद क्या आएगा आपका वाई, जेड एक्स वाई इसका आंसर आने वाला है, जेड एक्स वाई। तो ये देखिए डी, आप इसका आंसर क्या रहेगा डी। कैसे हमने डिस्कस किया, हमने पहले इसके एनायन बनाए आफ्टर लीजिंग एच प्लस, क्योंकि एसिड क्या देता है हमें, एच प्लस देता है। उसके बाद ये किस में जाएगा, एनायन में। अब एनायन की स्टेबिलिटी चेक की हमने, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी एनायन में किस में सबसे ज़्यादा आ रही है, इसमें आ रही है। उसके बाद किस में आ रही है, इसमें, और ये में तो है ही नहीं क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम में जा रहा है आफ्टर लीजिंग एच प्लस। तो नंबर 1 इसका आएगा, नंबर 2 ये, और सबसे कम आएगा ये। ठीक है, तो सही आंसर इसका ये है आपका डी। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73, among the given pair in which pair second compound is more acidic than first। तो उसमें बताना है कि इनमें से कौन सा सेकंड पेयर जो है फर्स्ट से ज्यादा एसिडिक है। तो चलिए चेक करते हैं एक एक करके। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ आपका, ये आपका ब्रोमोनाइट्रोमीथेन है, और ये सिंपल आपका इथेन है। तो यहाँ पे देखिए आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हुए हैं, ये भी आपका माइनस आई इफेक्ट क्रिएट करता है, ये भी, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा फिर एज कंपेरिजन। तो यहाँ फर्स्ट क्या है, इससे ज़्यादा है। यहाँ भी देखिए कार्बोनाइल सिस्टम लगा हुआ है, साथ में साइनाइड लगा हुआ, बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा एज कंपेरिजन टू यहाँ सिंगल कार्बोनाइल ही है। तो ये भी यहाँ भी आपका ये ज़्यादा होगा और सेकंड कम। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी आपके इसमें क्या है, सिस्टम लगा हुआ है, इसमें भी आपका एक माइनस आई इफेक्ट वाला सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ माइनस एम इफेक्ट करेगा ये, और इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ भी फर्स्ट ज़्यादा है सेकंड से। यहाँ देखते हैं ऐसे फिनोल, और यहाँ पे क्या लगे आपका प्लस एम वाला लगा हुआ है। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ेगी, और रिंग में बढ़ेगी तो ये फिर क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक हो जाएगा। हमने पढ़ा है कि जब भी आपके इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगे हुए हैं फिनोल में, तो क्या करते हैं, एसिडिटी को क्या कर देते हैं, कम। तो यहाँ पे उल्टा हो गया आपका, इसमें सेकंड जो है वो ज़्यादा एसिडिक है एज कंपेरिजन टू फर्स्ट। तो इसका आंसर आने वाला है आपका डी। कौन सा आंसर आएगा इसका, डी। ठीक है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं। हम आगे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द अंडरलाइन एटम्स इन द मॉलिक्यूल शोन बिलो हैव sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको जो जो अंडरलाइन दे रखे हुए हैं उसमें आपने हाइब्रिडेशन निकालनी है और बताना है कि इसमें कौन से ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें आपका कार्बन, ये जो आपका अंडरलाइन एटम है वो sp हाइब्रिडाइज है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। इनके स्ट्रक्चर आपको पहले बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ तो ये नज़र आ नहीं रहा है, क्योंकि अगर इसको आप खोल के देखेंगे तो आपके साथ ये आपके हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, फिर आपका ये सी है, और इसके साथ एक एच है, तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, और फिर आगे क्या है आपका, हाँ यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका। ठीक है, ये सी एच है, फिर इसका आगे फिर आपका CH3 है। तो आपका sp2 है, ये भी sp2 सिस्टम नहीं, इसमें नहीं है कोई। ये पहला वाला कार्बन आपका sp2 आ रहा है। दूसरे वाले को खोल के देखते हैं, तो ये आपका क्या है, CH2। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड होगा यहाँ C, फिर इसके बाद दोबारा यहाँ डबल बॉन्ड होगा, फिर ये CH, इस तरीके से होगा मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन ये वाला बीच वाला ये है आपका, तो ये कैसा आ रहा है आपका sp, क्योंकि यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, बाकी ये पाई सिस्टम आपका, तो ये है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ये आ गया। आगे देखते हैं मूव करके, इसको देखते हैं। यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि कार्बोकटाइन sp2 हाइब्रिडाइज होता है कार्बोकटाइन, तो यहाँ तो छोड़ ही दो आप। यहाँ भी देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड आता है वो वाला कार्बन कैसा होता है आपका, sp वाला होता है, तो डेफिनेटली यहाँ sp हाइब्रिडेशन रहेगी। तो आपका ये आ गया एक, तो एक आया आपका ये और दूसरा आया ये। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ भी क्योंकि आपका कार्बन है, तो ये कैसा साइनाइड का कार्बन कैसा होता है, sp हाइब्रिडाइज होता है, लीनियर होता है ये। तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड बने देखो, तो ये भी आपका आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा ये। तो आपका ये आया, एक आया Vx और y आ गया आपका Vxy, और ये यहाँ तो होगा ही नहीं, देखो इसको खोल के देखेंगे तो ये भी नहीं आएगा आपका। मॉलिक्यूल में चेक कर सकते हैं, इसमें जेड में भी नहीं आएगा, तो सिर्फ Vxy 3 दे रखे हैं इसमें, तो यही आ रहा है Vxy। ऑप्शन से भी आपको क्रैक करने में हेल्प मिल जाती है क्वेश्चन को। तो Vxy इसके जो आंसर आने वाला है। ठीक है, 74 जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा आपका Vxy, क्योंकि इन मॉलिक्यूल में जो अंडरलाइन एटम है वो कैसे हैं, sp हाइब्रिडाइज है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एंड डाईमिथाइल ईथर।
तो यहाँ मिथॉक्सी मीथेन के साथ बताना आपको। एक बात आप जानते होंगे कि मिथॉक्सी मीथेन में अगर आप देखें कि ऑक्सीजन के पास क्या रहते हैं अभी लोन पेयर इस तरीके से, ठीक है, ऐसा रहता है ये। और ये क्या किसका काम करते हैं, डोनेशन का काम करते हैं। और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। एल्यूमिनियम के साथ कितने बॉन्ड बने हैं, देखो सीएल, 3 सीएल लगे हुए हैं, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये किसका रोल प्ले करेगा, कैटाइन का। और जो आपका ये है आपका ईथर है, वो किसका रोल प्ले करेगा, एनाइन का। तो इनके बीच में कॉर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहाँ आप बता सकते हैं, कॉर्डिनेट बॉन्ड तो शो किया नहीं है। तो जहाँ भी आपको एल्यूमिनियम के ऊपर प्लस चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, ये आया देखो इसमें, तो इसका आंसर ये आने वाला आपका बी आंसर होगा इसका। क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किया, डोनेट किया किसको, एल्यूमिनियम को। देखो सबकी बैलेंसी पूरी हो गई अब एल्यूमिनियम ने पूरे आपके सिस्टम में कितने बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड बना लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम क्रैक कर सकते हैं। तो ये आंसर है इसका बी। आगे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन एट लीस्ट वन सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा सिस्टम होता है जहां पे आपका OH ग्रुप कहाँ लगा हो, ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हो जो क्या हो, 2 कार्बन से जुड़ा हो, उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कार्बन के साथ जब भी आपका OH लगा उसको सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे ये इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी देखो 1 कार्बन 2, ये है यस। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ भी देखिए, यहाँ पे 1 कार्बन ये है, 1 कार्बन ये जुड़ा है, और ये 3, ये टर्सरी अल्कोहल आ गया आपका। क्योंकि आपका ये कैसा अल्कोहल आ गया, टर्सरी तो नहीं होगा ये। यहाँ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। यहाँ देखते हैं, 1 कार्बन ये 2, बिल्कुल सही, ये एच है देखो। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, यस, ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये हो गया एक, ये हो गया, ये कौन सा होगा, टर्सरी। और यहाँ भी देखिए ये प्राइमरी अल्कोहल होगा, क्योंकि जहाँ पे आपका OH लगा वो सिर्फ आगे किस कार्बन से जुड़ा है, 1 से जुड़ा है, प्राइमरी है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी ये 1 2 और ये 3, ये टर्सरी है, ये भी नहीं आएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ ये भी प्राइमरी है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका कौन ऑप्शन आ रहा है, एक 1 और एक आ रहा है आपका 3, 1 और 3, बी आंसर आने वाला है इसका, कौन सा, बी। तो आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट नेगेटिव हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पे कुछ एक कंपाउंड दे रखे हैं और आपको बताना है इनमें से किसकी आपकी जो हाइड्रोजनेशन वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव किसकी होती है, जो आपका स्टेबल होगा, जो आपका डबल बॉन्ड वाला सिस्टम यहाँ दे रखा हुआ है। तो आपको जो मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड वाला यहाँ पे स्टेबल लग रहा है, वो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी। क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी के ऊपर। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी, कम होगी। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पे। तो डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी कैसे चेक होती है, एल्काइलेशन से, कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हम, मुझे तो इसमें आंसर नजर आ रहा है सी। सी कैसे मैं इसको क्रैक किया, देखिए सी आंसर कैसे आएगा आपका। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड सिस्टम यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ आप देख सकते हैं एल्काइलेशन कितनी है, 1 2 3 4, सबसे ज्यादा एल्काइलेटेड है ये। तो ज्यादा जितना एल्काइलेटेड होता है एल्कीन, उतना ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो सी वाला। और क्यों स्टेबल होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगी, तो ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी। तो सी सिस्टम की ज्यादा होगी इसमें। तो यहाँ पे ज़्यादा ये वाला एल्कीन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल है। तो दिस वन इज मोर स्टेबल बिकॉज ये ज़्यादा एल्काइलेटेड है, इसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये ज़्यादा, इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। और सबसे ज़्यादा किसकी होगी यहाँ पे, जो कम एल्काइलेटेड है। तो कम एल्काइलेटेड वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पे यही नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ एल्काइलेशन कितनी है, 1 है, ठीक है। तो आप इसको रेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इसकी 1 ही, उसके बाद किसकी आएगी, उसके बाद किसकी आने वाली है यहाँ पे, आप इसको बता सकते हैं किसकी आएगी यहाँ पे। उसके बाद इसकी आएगी, बी की, क्योंकि ये 2 अल्काइलेटेड है। और ये कितना अल्काइलेटेड है, 1 2 3, और ये। तो इसमें पहला अगर आपको अरेंजमेंट करने आए कि इनमें से किसकी ज़्यादा है, तो नंबर 1 ये आएगा, उसके बाद नंबर 2 ये आएगा, फिर नंबर 3 ये, और सबसे कम किसकी होगी, ये सी वाला, ठीक है। पर हमने यहाँ डायरेक्ट पूछा कि किससे सब मोस्ट नेगेटिव किसकी है, तो मोस्ट नेगेटिव किसकी आएगी, सी की। तो यहाँ सी की आने वाली है आपकी, और स्टेबिलिटी के साथ इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 78 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इनमें आपको बताना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है। तो स्टेबिलिटी तो कैटाइन की डिपेंड करती है कि उसमें जो आपका प्लस चार्ज जा रहा है वो कितना स्टेबलाइज हो रहा है। और स्टेबिलिटी आप रेजोनेंस से भी आप कर सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन से कर सकते हैं इसको।
तो आपको लगता है यहाँ पे, चलिए इसको पहले चेक करते हैं। ये स्टेबलाइज होगा कैसे? ये होगा रेजोनेंस से, ठीक है। क्या होगा जी? रेजोनेंस से। यहाँ रेजोनेंस होगा, रिंग हेल्प करेगा इस पॉजिटिव चार्ज को डिलोकलाइजेशन में। तो ये फर्स्ट नंबर तो ये आ गया आपका। यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी अगर आप चेक करें तो यहाँ भी आपका क्या है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन देखिए, यहाँ 3 ही है 2, तो ये भी स्टेबल बन जाएगा आपका। तो पहला आएगा 1, फिर आएगा 2 और लास्ट में क्या आएगा आपका? थर्ड। थर्ड क्यों आया आपका? देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं है, तो स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा फिर? ठीक है, हाइपर कंजुगेशन तो यहाँ हो नहीं पाएगी, बाकी कोई इफेक्ट इसमें ऑपरेट कर नहीं रहे हैं, तो ये तो सबसे कम होने वाला है आपका। ठीक है, तो नंबर 1 आएगा 1 फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड देखिए ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर्स का। यहाँ रेजोनेंस से हो रही है, यहाँ आपकी हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी हो रही है, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट ऑपरेट नहीं कर रहा है आपका। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा 1 2 3। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? मोस्ट स्टेबल से लेकर लिस्ट स्टेबल तक आपने अरेंज करना है इसको। जो ज़्यादा स्टेबल है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है उसको सबसे, और उसके बाद आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को क्रैक करते हैं। ये सारे कार्बोकेटाइन, दोबारा वही फंडा लग गया। कार्बोकेटाइन में आप यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखो, अब जहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आपको कौन नजर आ रहा है? टर्सरी कार्बन ऐसे ज़्यादा होता है। यहाँ देखिए कितने आएंगे, 3 3 3, इसके 9 स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। ठीक है, यहाँ 3 और 3 6 सेकेंडरी वाला है। ठीक है, इसमें 6 बनने वाले हैं। यहाँ कितने बनने वाले हैं? 2। ठीक है, और यहाँ पे, यहाँ भी आपके 2 बनने वाले हैं। पर यहाँ और इसमें क्या अंतर है? देखो यहाँ 2 बनने वाले हैं, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन के साथ साथ ये वाला ग्रुप क्या ऐड करेगा? प्लस आई इफेक्ट भी करेगा। ठीक है, और यहाँ कितने बनने वाले हैं? 2 2 4। ठीक है, 2 और 2 4, ये भी सेकेंडरी है। तो यहाँ चलिए अरेंज करते हैं। सबसे ज़्यादा किसमें है? 3। 3 के बाद आपका कौन सा आ रहा है? 2। 2 के बाद कौन सा आ रहा है आपका? 2 के बाद आपका आ रहा है 5। 5 के बाद कौन आएगा आपका? 5 के बाद आपका आने वाला है 4। 4 क्यों आया आपका? क्योंकि यहाँ भी 2 बन रहे हैं और फर्स्ट में भी 2 बन रहे हैं, पर यहाँ फ़र्क क्या है? जो आपका 4 नंबर का मॉलिक्यूल है उसमें प्लस आई इफेक्ट भी साथ में ऑपरेट कर रहा है, और फिर उसके बाद आएगा 1। तो 3 2 5 4 1 ये बनेगा आपका आंसर, 3 2 5 4 1। तो इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। हाइपर कंजुगेशन आप, क्योंकि मैं थ्योरी क्लास नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ आपको जो क्वेश्चन है वो कैसे क्रैक करना है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो आप थ्योरी पोर्शन में जब भी क्लासेस लूंगा उसमें आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हाइपर कंजुगेशन काम करता है, किस तरीके से रेजोनेंस काम करता है, प्लस आर इफेक्ट क्या है, माइनस आर क्या है। ये सारे आप पे जो बेसिक कंसेप्ट है उनको भी आपके सामने मैं अच्छे तरीके से रखूंगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द हाइड्रोजन इंडिकेटेड बाय द एरो बी इजली रिमूव्ड एज। तो देखिए अगर यहाँ से ये एच, कैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे हम, ये कैसे रिमूव करेगा? ये एच प्लस बनेगा या एच नेगेटिव या फ्री रेडिकल या फिर H2 नेगेटिव। तो ये अगर इससे मैं एच प्लस, इसको एच प्लस बनाता हूँ तो देखो क्या बन रहा है, आप खुद देखिए जरा, ये कैसा सिस्टम बन रहा है आपका? एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है। पहले क्या था? ये नॉन एरोमेटिक था। किस में जा रहा है? ये एरोमेटिक में स्टेबिलिटी गेन कर रहा है इसका कंजुगेट बेस। तो डेफिनेटली ये एच क्या निकलेगा फिर? एच प्लस निकलेगा यार। ठीक है, क्या निकलेगा? ये एच प्लस निकलेगा तब, क्योंकि एच प्लस निकालने से अपने आप को किस में लेके जा रहा है? ये एरोमेटिक सिस्टम में लेके जा रहा है। तो और ये नेचर का क्या सिस्टम है कि वो अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहता है। तो यहाँ पे इसके पास ये अनस्टेबल है ये, और अनस्टेबल से किस में जा रहा है? स्टेबल में जा रहा है ये डेफिनेटली। तो हम इस तरीके से इसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। रैंक द बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ऑफ द बॉन्ड इंडिकेटेड बाय द एरोज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो किसकी कम होगी और किसकी ज्यादा, उस तरीके से आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे अगर इसको तोड़ते हैं, ये आपका कौन सा है? ये प्राइमरी पोजीशन में है, ये वाला आपका सेकेंडरी में है, और ये भी आपका सेकेंडरी में है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको क्या बताना है? सेकेंडरी ये टर्सरी, ये टर्सरी वाला सिस्टम है, 3 में जो लगा हुआ हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ 1 कार्बन 2 और 3 से जुड़ा हुआ है, और ये सेकेंडरी वाला ये है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? टर्सरी वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो टर्सरी वाला इजीली बन जाता है, तो कम एनर्जी लगेगी इसको। तो आपका पहले आएगा 3,
उसके बाद सेकेंडरी वाला सिस्टम कहाँ नजर आ रहा है आपका 1, और सबसे ज्यादा किसमें लगने वाली है, प्राइमरी में, तो ये आएगा 2, 312 कहीं आपको नजर आ रहा है 312, ये देखिए 312 आपको आंसर मिलने वाला है यहाँ पे। और मैंने कैसे क्रैक किया है, मैंने देखा कि जब भी आप मॉडिफिकेशन करेंगे तो जो आप देखेंगे कि किस हाइड्रोजन को आप ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ब्रेक करने के बाद वो क्या बनेगा, वहाँ डिसोशिएट करेंगे फ्री रेडिकल में, अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये बनने वाला है आपका प्राइमरी फ्री रेडिकल, ये वाला बनने वाला आपका टर्सरी फ्री रेडिकल, और ये बनने वाला सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, टर्सरी ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी देन प्राइमरी, तो ज़्यादा जो स्टेबल हो वो कम एनर्जी लेगा, ठीक है। तो इस तरीके में इसका 312 आने वाला आंसर। आगे देखते हैं, रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, मोस्ट एसिडिक टू लिस्ट एसिडिक। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है इसमें। देखो फिनोल में जब भी आपका क्या लगेगा, आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे तो वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, पर ये क्या है, पैरा पोजीशन में है, और ये क्या है आपका मेटा पोजीशन में। पर हमने पढ़ा है मेटा पोजीशन में जब भी हम इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखेंगे, जब भी ये H+ निकालेगा तो ऐसे बनेगा ये फिनेट आयन में, ठीक है। और यहाँ अगर आपका क्या है, यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप है, वो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, क्यों, क्योंकि जब भी इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनेगा नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन में, ऑर्थो पैरा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो नेगेटिव चार्ज को आगे क्या कर रहा है, कौन डिस्पर्स कर रहा है, NO2 डायरेक्ट, तो हेल्प कर रहा है डायरेक्ट, जबकि मेटा पोजीशन में कोई नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं है, और आता ही नहीं है तो ये लगा तो है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप काम कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे ये -m इफेक्ट नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। तो नंबर 1 तो आपका 3 आने वाला है, उसके बाद 1, क्योंकि ये भी -I इफेक्ट ज़्यादा शो कर रहा है। उसके बाद आपका आएगा फिनोल, दैट इज 4, और लास्ट में आपका ये साइक्लोहेक्सेनॉल आएगा, क्योंकि इसमें कोई रेजोनेंस सिस्टम नहीं है स्टेबिलिटी के लिए। तो आपका आने वाला 3142, 3142, देखिए डी आंसर आने वाला है इसका 3142। तो मैंने आपको बता दिया ऑर्थो और पैरा में, पैरा ज़्यादा, पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनोल। तो 3, उसके बाद 1, फिर आपका ये फिनोल आएगा, और फिनोल के बाद जो बिना साइक्लिक सिस्टम है जो आपका, तो वो है सिंपल साइक्लोहेक्सेनॉल, वो आएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। आगे देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन, रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी। कौन ज्यादा यहाँ पे बिगेस्ट एसिड फर्स्ट, तो पहले सबसे कम, उसके बाद ज्यादा, फिर ज्यादा। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ एक ग्रुप आपके क्या लगे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे हैं, और कुछ एक क्या कर रहे हैं आपके, वो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगे हुए हैं। तो आप जानते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे वो ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में क्या देखेंगे आप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में देखिए नाइट्रो वाला है, यहाँ पे -I इफेक्ट तो हो ही रहा है, साथ में -M इफेक्ट भी कर रहा है ये, ठीक है। ये तो बहुत हेल्प करेगा इसको स्टेबिलिटी के लिए। तो नंबर 1 तो ये आने वाला है 3। उसके बाद ये तो आएगा नहीं लास्ट में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगे हुए हैं, ये हाइपर कंजुगेशन से रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद आएगा ये 3, फिर 1, फिर 2, 3 1 2 3 1 2। तो सबसे, अब इसमें पूछा क्या है, वीकेस्ट एसिड फर्स्ट, तो सबसे कम एसिड कौन है, 2, उसके बाद कौन आएगा फिर 1, और सबसे ज्यादा क्या, 3, 2 1 3, 2 1 3 कहीं नजर आ रहा है, ये आ रहा है 2 1 3। तो इसका आंसर रहेगा 2 1 3 रहेगा इसका आंसर, क्योंकि इसने पूछा है वीकेस्ट को पहले, उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट को लास्ट में। तो स्ट्रॉन्गेस्ट तो आपका 3 बन गया, और सबसे वीक कौन है आपका 2। 2 क्यों, क्योंकि 2 में क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ मैंने बता दिया, ये भी Cl वाला लगा हुआ है, यहाँ पे 3 Cl लगे हुए हैं, और यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं। तो नाइट्रो में आपका -I इफेक्ट के साथ साथ -M इफेक्ट भी हो रहा है आपका, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दोनों तरीके से आप क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी में हेल्प करेगा ये, जो फिनेट आयन बनने वाला आपका, उसमें ज़्यादा उसको हेल्प करेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोल हैज लार्जेस्ट पीके, ज़्यादा पीके मतलब क्या हुआ, लिस्ट एसिडिक है, उनमें से लिस्ट एसिडिक कौन सा है। तो लिस्ट एसिडिक कौन सा नजर आ रहा है आपको, चलो चेक करते हैं इसमें लिस्ट एसिडिक कौन है आपका। ये तो आपका नहीं होगा, ये आपका देखते हैं, चलिए यहाँ पे -I इफेक्ट हो रहा है, ये जो ज़्यादा एसिडिक होगा ये है इसमें, क्योंकि यहाँ पे देखिए कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा हुआ है, जब भी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगता है तो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, तो कम एसिडिक हो जाता है।
तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है रिंग में, तो इसमें सी आंसर आने वाला आपका। ठीक है, कौन सा आंसर आएगा आपका? सी। आगे देखते हैं, among the given set which represent the resonating structure, इनमें से कौन resonating structure को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो चलिए देखते हैं कौन रिप्रेजेंट कर रहा है ये। और ये आपस में है, यहाँ देखिए खास बात क्या हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की जगह एटम मूवमेंट हो रही है। देखो, तो एटम मूवमेंट होती ही नहीं है रेजोनेंस में, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट रहता है, तो ये तो होगा ही नहीं। सेकेंड में देखिए स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। ये कैसे, देखिए अगर ये इसको यहाँ लाते हैं तो ये यहाँ जाएगा, तो ये बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। देखिए ये बिल्कुल सही है, यही लग रहा है मुझे। आगे देख लेते हैं, यहाँ भी देखिए सी एन ओ, और यहाँ यहाँ भी देखो एटम का मूवमेंट हो रहा है, आगे पीछे हो गया यहाँ पे एटम अरेंजमेंट, तो ऐसा नहीं होता। और यहाँ भी देखिए जरा, यहाँ एच के साथ देखिए ओ है और एच, ये बिल्कुल गलत, ये भी गलत है, तो उसमें यही है बी आंसर, डायरेक्ट है ये, डायरेक्ट इसको हम क्रैक कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई ईच स्पीसीज ऑफ फॉलोइंग इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू द कोड। ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड एस पी स्ट्रॉन्ग बेस, डब्ल्यू ए वीक एसिड वीक बेस। इसमें पी के दे रखा है आपको, पी के ए इसका दे रखा है 36 और पी के इसका दे रखा है 15.2। तो आपको बताना है इसमें से कौन क्या है, 1 और 2 क्या है। तो 1 और 2 चेक कर लेते हैं, 1 और 2 क्या है। ये आपका 1 है, इसका पी आपको दे रखा है 15.2, इसका पी के थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो के ए वैल्यू क्या होगी इसकी, के ए वैल्यू कम होगी, के ए वैल्यू कम है तो क्या होगा, लिस्ट एसिडिक होगा ये। चलो देख के लेते हैं इसको बना के। ये आपका क्या बना रहा है यहाँ पे, ये बना रहा है कंजुगेट बेस। अब कंजुगेट बेस कैसा है इसका, देखिए H प्लस निकालने में कंजुगेट बेस में गया। कंजुगेट बेस ये तो देखो CH3 कैसा ग्रुप है, प्लस आई वाला, तो नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा देगा, इंटेंसीफाई कर देगा। तो ये इंटेंसीफाई कर देगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी स्पीसीज की। तो कंजुगेट बेस क्या आपका कम स्टेबल है। अगर ये कम स्टेबल है तो उसका ये क्या होगा, वीक होगा, फिर इसका रेस्पेक्टिव एसिड क्या होगा, इसका वीक। तो वीक एसिड आने वाला पहले। ठीक है, इसको भी देखते हैं। देखो ये H प्लस ले रहा है तो क्या बना रहा है, कंजुगेट एसिड। इसकी स्टेबिलिटी देखो जरा, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, जबकि नाइट्रोजन का क्या है आपका इलेक्ट्रॉन एक्टिव है। ये भी क्या है आपका इनस्टेबल, आपका कंजुगेट एसिड बन रहा है, तो इसका रेस्पेक्टिव बेस क्या होगा आपका वीक। तो ये वीक एसिड वीक बेस आने वाला है। इससे भी कर सकते हैं क्रैक इसको, यहाँ से देख के, इसकी जो पी की वैल्यू से भी देख के कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर आने वाला डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी। तो आपका 1 भी आपका वीक एसिड और ये भी आपका क्या है वीक बेस है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे क्रैक कर सकते हैं। आगे देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो जहां भी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे वहां पे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो उसमें नजर आ रही है आपकी एच में। तो इसका सही आंसर डायरेक्ट ही है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट इन, किसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगी भाई, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप मिथिलामीन है, फिनोल है, फॉर्मल्डिहाइड है, और आगे देख लेते हैं मिथनॉल है। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्ट क्वेश्चन है अभी, इसमें ज्यादा होगी फिनोल में। ठीक है, फिनोल में ज्यादा होने वाली है, क्योंकि फिनोल क्या करेगा, देखिए फिनोल में ये इंटरमोलिकुलर फिनोल क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट होता है रिंग का, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। ये कौन इंक्रीज हेल्प कर रहा है इंक्रीज में, ये फिनाइल ग्रुप। तो ये ज्यादा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा आपका ज्यादा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने वाला है, तो फिनोल में होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा फिनोल। आगे देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ये क्वेश्चन क्या है आपका, इसका आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन गिवन कंपाउंड। इसमें कौन ज्यादा एसिडिक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, तो कौन सा, देखिए ग्रुप यहाँ, यहाँ आपको देख रहे होंगे आप, यहाँ पे ये वाला ग्रुप कैसा नजर आ रहा है आपको, सी डबल बॉन्ड, और ये सबसे ज्यादा एसिडिक ग्रुप होता है। यहाँ पे अगर एच निकलता है तो ज्यादा स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस से। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप डायरेक्ट लग रहा है, बाकी तो कहीं है ही नहीं ग्रुप। ये आपका केटोन है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका अल्कोहल है तो बड़े कम है, ये भी अल्कोहल है, और ये एसएच ग्रुप, तो ये आएगा नंबर 1 ए। इसका सही आंसर आने वाला क्या आपका, इसका सही आंसर आपका रहेगा ए दिया हुआ है, तो ये है देखो ये, तो इसका सही आंसर आपका ये आने वाला है। ठीक है, ये आएगा आपका। तो ठीक है, आगे चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पे। 90 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन एसिड। कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन एसिड है, चलिए चेक कर लेते हैं। कौन सा इसमें आपको नजर आ रहा है,
तो अगर यहाँ देखिए दो लगे हुए हैं, तो अगर यहाँ से निकालें तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये डिलोकेलेशन में। तो ठीक है, यहाँ भी आपका ब्रिज हेड कार्बन में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, इसमें कोई रिजोनेंस नहीं होने वाली है। यहाँ भी अगर हम निकालें तो ये भी देखो नेगेटिव चार्ज, अगर इसको हम रिजोनेंस करें तो रिजोनेंस नहीं पॉसिबल होगी, डबल बॉन्ड आपका ब्रिज हेड कार्बन में आ रहा है। तो ये भी आपका ब्रैडेट रूल जो कहता है कि ब्रिज हेड कार्बन में जो होना चाहिए वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं आता कभी भी। तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत, ये तो होंगे नहीं दोनों। अब आई ये बात, इसको देखते हैं CH2 और यहाँ पे COO, क्या C2H5, और इस तरीके से रहेगा ये कंपाउंड OC2H5। तो ये मिथिलीन देखो यहाँ दो से जुड़ा हुआ है, अगर ये मिथिलीन ग्रुप यहाँ से H+ निकालता है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए दो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है कार्बोनाइल के, एक ये और एक ये। तो मुझे तो ये लग रहा है C, ठीक है, C ग्रुप लग रहा है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर C आने वाला है, पर आगे देख लेते हैं, इस कंपाउंड को भी खोल के देखते हैं, यहाँ भी क्या आपको पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। तो अगर इस कंपाउंड को देखते हैं खोल के, तो ये देखिए, ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर CH2, फिर यहाँ भी C डबल बॉन्ड O और ये एस्टर टाइप है। तो यहाँ भी ये कर सकता है, ये वाला ग्रुप तो क्या करेगा, रेजोनेंस में हेल्प करेगा, पर ये वाला ग्रुप यहाँ से करता है तो ये क्या कर रहा है, काउंटर कर रहा है इसको, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास के लोन पेयर रहते हैं, तो यहाँ पे ये काउंटर रेजोनेंस कर रहा है यहाँ पे, तो इसकी स्टेबिलिटी तो हो जाएगी कम, तो डी की स्टेबिलिटी होगी कम, तो किस में ज़्यादा स्टेबल आपका बन रहा है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ही होगा फिर आपका, क्योंकि अगर यहाँ से हम CH2 से H निकालें तो ये ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका रेजोनेंस डबल हो रहा है आपका, ठीक है। तो इसका सी आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन को, अगर आप खोल के मॉलिक्यूल को देखें तो सी। ए और बी नहीं आएंगे, क्योंकि ए और बी में अगर आप H निकालते हैं, H+ निकालते हैं, तो जो आपका एनाइन बन रहा है वहाँ रेजोनेंस में हेल्प नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस ब्रिज हेड कार्बन आ रहा है, और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होने वाली, ना इसमें ना इसमें, रेजोनेंस ज़्यादा सी में होगी। डी में भी रेजोनेंस हो रही है, पर रेजोनेंस के साथ काउंटर रेजोनेंस हो रही है, जो आपका आगे ग्रुप लगा है ना O2, जो आपका इथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है, काउंटर रेजोनेंस कर रहा है, उसका लोन पेयर ऑक्सीजन क्या कर रहा है, काउंटर रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। ये वाला ग्रुप CO खींच रहा है, पर ये उल्टा दे रहा है, तो ये नहीं बनेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 91 नंबर क्वेश्चन चलिए, 5 ब्रोमो 2 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्स 2 इनोल हैव करेक्ट स्ट्रक्चर। तो इसमें सिर्फ IUPAC नेम दे रखा हुआ, स्ट्रक्चर बनाना है। तो आपको देखिए वर्ड रूट चेक करिए, वर्ड रूट क्या कहता है आपका, वर्ड रूट है आपका साइक्लोहेक्स, तो साइक्लोहेक्सेन बना लो भैया। और 2 इनोल, इसमें इनोल लगा है तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, ओल है, OH लगा दिया। तो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर लो। 2 पे क्या लगा दिया आपने, इन, और क्या लगा 2 पे साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल होता है क्या, साइक्लोप्रोपेन जब जुड़ जाता है तो साइक्लोप्रोपाइल इस तरीके से जुड़ेगा ये 2 पे। और 5 पे क्या लगा है, ब्रोमो, बन गया आपका फार्मूला, 5 ब्रोमो 2 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्स 2 इनोल। तो देखो आपको कौन नजर आ रहा है भाई, ये नजर आ रहा है, बिल्कुल सही, ये नहीं है सॉरी, ये नजर आ रहा है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 बन गया ये, तो बी आंसर आने वाला है इसका, इसका सही आंसर क्या है, बी। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 92 नंबर क्वेश्चन कहता है रीअरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो उसमें कौन ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है, देखो आपके स्ट्रक्चर बन जाते हैं, यहाँ पे आपका ये बेंजोइक एसिड है, COH, उसके बाद ये ऑर्थो बेंजोइक एसिड है, ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड सॉरी, ठीक है, और ये आपका बन जाएगा पैरा, पैरा पोजीशन में, पैरा में लगा दो मिथॉक्सी। तो हमने यहाँ पे देखिए ये जो आपके मिथॉक्सी ग्रुप है ये क्या करते हैं, ये आपका प्लस M इफेक्ट दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में इंक्रीज कर देंगे, एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं, तो ये तो कम आने चाहिए, ये और ये तो कम हो गए, ये ज़्यादा होना चाहिए। पर यहाँ पे ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड का देखिए जरा, नज़दीक है, क्राउडिंग हो जाएगी ग्रुप में, ऑर्थोमिथॉक्सी और जो आपका यहाँ पे एसिटिक एसिड का ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, वो नज़दीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, SIR हो रहा है, स्टेरिक इनहिबिशंस इन रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस में क्या करेगा ये, इसकी प्लेनरिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, ये आपका रिंग है वो क्या रहेगा, थोड़ा मुड़ जाएगा, और मुड़ जाएगा तो ये क्या करेगा, ऐसे प्लेनर होना चाहिए ना रेजोनेंस के लिए, तो ये रेजोनेंस को क्या करेगा, रेजोनेंस में हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, इसको कहते हैं SIR इफेक्ट,
SIR इफेक्ट हो रहा है आपका ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड में, जिसकी वजह से इसमें रिजोनेंस नहीं होगा। रिजोनेंस नहीं होगा तो ये फिर ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा होने वाला है आपका ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजोइक ये होगा, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद आएगा नंबर आपका 1 का, 3 फिर 1 और लास्ट में सबसे कम कौन है वाला है 2। तो यहाँ उल्टा पूछा हुआ है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग में क्या आएगा 213, 213 आएगा 213। तो इसका आंसर जो आने वाला है सी आंसर आने वाला है। क्यों? क्योंकि ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजोइक में SIR होगा। क्या होगा? SIR। SIR होता क्या है, जैसे आपका कोई रिंग है, रिंग में कोई ग्रुप है जो रेजोनेंस कर रहा है और ऐसा ग्रुप उसके नज़दीक आ जाता है जो हिंड्रेंस क्रिएट करता है और जो उसकी प्लेनेटरी होती है रिंग की, जो आपका प्लेनर सिस्टम होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जब प्लेनेटरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो आपका रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, रेजोनेंस नहीं हो पाएगा तो फिर उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो डेफिनेटली आपका ये है, तो इसका ये आंसर आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम क्रैक कर सकते हैं। आगे देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शंस इन विच कैन बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। तो उसमें किसमें बैकवर्ड रिएक्शन आपको नजर आ रहा है? तो ये तो स्टेबल बनेगा भाई, जहाँ से जैसे ये H+ यहाँ से लॉस करेगा तो ये स्टेबल बनेगा नहीं। यहाँ भी देखिए ये आपका सॉल्ट है, ये भी नहीं बनेगा, ये भी ठीक है। और देखिए हमने पढ़ा है कि एसिड बेस जो होते हैं रिएक्शन वो कैसे चलते हैं, जब वीक एसिड वीक बेस बनाए। इसमें सही आंसर आने वाला है डी। कैसे पता लगाया? देखिए मैंने ये पहले से स्टेबल सिस्टम पे देखिए, फिर ये जो आपका यहाँ पे O नेगेटिव है, ये क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी इसकी। ये पहले से स्टेबल है तो क्यों जाएगा दूसरे सिस्टम में? तो यहाँ तो डेफिनेटली डी आने वाला है यहाँ पे। आप स्टेबिलिटी देख के बता सकते हैं ना, जो पहले से स्टेबल हो। ये स्टेबल नहीं है, ये भी स्टेबल नहीं है, देखो यहाँ पे। अब इसमें देखिए जो 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये तो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ स्टेबल नहीं है तो जा सकता है ये पहले से स्टेबल है, ये कैसे मूव करेगा आगे को, फॉरवर्ड को? तो यहाँ पे बैकवर्ड आने वाला डायरेक्शन आपका। आप इस तरीके से इसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल वे होते हैं आपके पास, आपके लॉजिक क्लियर होने चाहिए बस। तो यहाँ भी आप ये अनस्टेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पे, विच कंपाउंड पोजेस हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट रखता है? अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से वो देखेंगे। अच्छा, नैप्थलीन। नैप्थलीन को हम जानते हैं ऐसे 2 रिंग होते हैं और दोनों में एरोमेटिक सिस्टम होता है। तो पहले से स्टेबल है, इसमें तो चार्ज बनने की बात ही नहीं है। ठीक है, ये चार्जलेस होकर ये आपका नॉन पोलर रहेगा, इसमें डाइपोल है ही नहीं है। ठीक है, फिनेथ्रीन, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में 3 रिंग होते हैं और तीनों में क्या रहता है? एरोमेटिक सिस्टम होता है। तो यहाँ भी आपकी बिल्कुल प्लेनर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, यहाँ भी आपका डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। फिनेथ्रीन में क्या रहता है? फिनेथ्रीन में आपका एक 3 रिंग का सिस्टम रहता है और ये आपस में स्ट्रक्चरली ऐसे होते हैं ऊपर। ठीक है, ऐसे रहते हैं ये। पर यहाँ भी आपका प्लेनर सिस्टम सब में क्या रहता है? आपका एरोमेटिक सिस्टम है, तो यहाँ भी आपका नहीं बनता डाइपोल मोमेंट। ठीक है, एजुलिन को देख लेते हैं। एजुलिन में लग रहा है एजुलिन में बनता है, क्योंकि जब डाइपोलर बनता है, ये डाइपोलर कैटायन एनायन बनता है एजुलिन में, तब जाके ये एरोमेटिक सिस्टम को गेन करता है। तो इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं एजुलिन का। ऐसे होता है कुछ, इसमें 7 मेंबर रिंग होता है और एक 5 मेंबर रिंग होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सॉरी ऐसे ये, तो ये 7 मेंबर, तो इस तरीके से इसमें रहता है। अब यहाँ देखिए ये एरोमेटिक सिस्टम नहीं है। ठीक है, इसमें आपके पास अगर देखा जाए तो ये अगर ये कैटायन एनायन बना ले आपस में तो डेफिनेटली ये बन जाएगा एरोमेटिक सिस्टम एजुलिन। ठीक है, क्योंकि ये 7 मेंबर रिंग है और ये 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, और ये कैसे आपके कंपाउंड, ये मोनोसाइक्लिक नहीं है, बाईसाइक्लिक है ये। अब यहाँ देखते हैं जरा कैसे इसमें बनेगा। तो अगर इसको मैं यहाँ से यहाँ मूव करवाऊँ तो ये कैटायन बनेगा डेफिनेटली, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से आएगा तो आगे जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ, तो ये आगे जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड ये आगे और ये आगे, तो यहाँ बनने वाला नेगेटिव चार्ज। एक नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ बनेगा। इसको बिल्कुल ढंग से बनाते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज एक यहाँ बन रहा है आपका। ठीक है, और एक पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ बन रहा है। तो ये देखो डाइपोलर कैटायन है। अब यहाँ पे इसके पास भी 6 हो गए और इसके पास, तो ये दोनों क्या हो गया? एरोमेटिक सिस्टम में चले गए।
आफ्टर गेनिंग प्लस और माइनस चार्ज। तो यहाँ पे जब भी प्लस और माइनस चार्ज आपके चार्ज सेपरेट होते हैं तो क्या बनता है, डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा इसमें। तो ये वाला बनेगा जूलियन। पहले मैंने डिस्कस किया शायद इसका, लास्ट वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिस्कस किया हुआ फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट में शायद। तो आप इसको देख सकते हैं, जूलियन सिस्टम जो होता है वो डाइपोलर होता है, इसमें कैटायन एनायन बनते हैं और कैटायन एनायन बनने से ये सिस्टम एरोमेटिक सिटी को क्या करता है, गेन करता है। एरोमेटिक कैरेक्टर को क्या करता है, ये उसको गेन करता है, एरोमेटिक कैरेक्टर को गेन करता है ये। तो ये आपका जूलियन जो होगा वो आपका हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट सिस्टम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, आगे मूव करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन को। ये क्या कहता है आपका 95 नंबर क्वेश्चन। आपका एक बेंजीन है, उसमें आपने हाइड्रोजन ऐड किया तो ये साइक्लोहेक्सिन डाइईन बन गया। उसके बाद दोबारा आपने हाइड्रोजन किया तो ये साइक्लोहेक्सिन बन गया, फिर आपका साइक्लोहेक्सेन बन गया। और यहाँ E1, E2 और E3 की एक्टिवेशन एनर्जी है, तो उसमें बताना है कि किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। बेंजीन से आप डाइईन में जा रहे हैं, फिर आप सिंगल डबल बॉन्ड में जा रहे हैं। ठीक है, एक सिंगल डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और इसके बाद आप बिना डबल बॉन्ड से, तो आप देखिए यहाँ पे सिस्टम, आप एक स्टेबल से जा रहे हैं, स्टेबिलिटी से अनस्टेबल मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ रहे हैं आप। तो यार स्टेबल मॉलिक्यूल की एनर्जी सबसे कम होती है, तो उसको आप रेक्ट करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लगने वाली है। उसके बाद कम कम कम, तो E1 ज़्यादा होगी डेफिनेटली आपकी, E1 क्या रहेगी, ज़्यादा। उसके बाद E2 कम हो जाएगी, E3 और कम हो जाएगी, क्योंकि आपका पहले सब सिस्टम डबल से आप किस में चला गया, सिंगल में, तो और ज़्यादा अनस्टेबल हो गया ये, तो ज़्यादा कम एनर्जी लगेगी फिर। तो इसका सही आंसर आने वाला है डी। डी बिल्कुल सही, क्योंकि आप स्टेबल सिस्टम से रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन का। तो स्टेबल से जब भी रिएक्शन करवाना तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये H2 उसमें ऐड होगा ये। ठीक है, तो आपका ये आने वाला है E1 ग्रेटर देन E2 देन E3। इस तरीके से उसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। रैंक द फॉलोइंग सॉल्वेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एबिलिटी टू डिसॉल्व गिवन कंपाउंड। तो यहाँ कुछ एक सॉल्वेंट दे रखे हैं और सल्यूट भी दे रखा है जिसको आपने डिसॉल्व करना है। सल्यूट कैसा है आपका, देखिए नॉन पोलर, आपका नेप्थलीन है ये, और नॉन पोलर होता है ये। तो हमने पढ़ा है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, तो नॉन पोलर किस में जाएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन है, E2 ईथर। उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा पोलर कौन है इसमें, वाटर। सबसे कम इसमें सॉल्बिलिटी होगी, उसके बाद ये आएगा। तो नंबर 1 आएगा ये, उसके बाद नंबर 2 ये, और सबसे कम इसमें आपकी इसमें होगी। तो 1, और फिर ये आपका 2 ये आएगा, फिर 3। तो 1 में आपका क्या है, ईथर, 2 में आपका अल्कोहल, और ये आएगा डी आंसर इसका। तो सॉल्बिलिटी ईथर में ज़्यादा होगी इसकी, उसके बाद इथाइल अल्कोहल में, फिर आपका वाटर में, क्योंकि वाटर सबसे ज़्यादा पोलर है ना। तो हमने पढ़ा है कि पोलर डिसॉल्व, पोलर सॉल्यूट, पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर। तो चलिए इस तरीके से इसको देख सकते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1,8 bis dimethyl amino naphthalene is after referred as so as proton spongy. Its basic strength is 10 raised to power 10 more than 1 dimethyl amino naphthalene. ये कह रहा है कि इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, क्यों है हाई बेसिक स्ट्रेंथ, क्यों है इसकी, किससे, इससे जो आपको ये दे रखा है, ये। ठीक है, जिसका नाम क्या है, 1 डाइमिथाइल अमीनो नेप्थलीन। ये इसकी ज्यादा, इसकी कम है, क्योंकि इसकी क्या होगी, रेजोनेंस होगी, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कम अवेलेबल रहेंगे, तो इसकी बेसिटी क्या होगी, कम हो गई। और यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, पर यहाँ पे देखिए क्या है ये, तो यहाँ पे लगने वाला है ये वाला स्टेरिक इनहिबिशंस ऑफ रेजोनेंस, SIR लगने वाला है। क्यों, क्योंकि ये क्राउडिंग हो जाएगी, यहाँ पे दोनों आपके सेम साइड में है, और यहाँ पे पर्सन ज्यादा होने वाली क्राउडिंग की वजह से, और क्राउडिंग जब होगी तो यहाँ पे रेजोनेंस होना मुश्किल हो जाएगा। ये आपकी प्लेनिटी क्या हो जाएगी, इसकी जो रिंग है उसकी प्लेनिटी को क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगी प्लेनिटी उसकी। आपके रिंग थोड़े से मुड़ जाएंगे, जब मुड़ जाएंगे तो आपका प्रॉपर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। नाइट्रोजन के पास जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है उसका प्रॉपर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा रिंग के साथ, तो ये रिंग में नहीं जाएंगे इलेक्ट्रॉन। रिंग में नहीं जाएंगे तो फिर वो इजिली डोनेट कर सकता है किसी को। तो ज्यादा बेसिक इसलिए है भैया, बिकॉज ऑफ दिस स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। आप इसको देख सकते हैं। तो 1,8 जो आपका बिस डाइमिथाइल अमीनो नेफ्थलीन जो होगा ज्यादा बेसिक होगा एज कंपैरिजन टू 1 डाइमिथाइल अमीनो नेफ्थलीन से।
तो इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, इन द गिवन पेयर ऑफ कंपाउंड इन विच पेयर सेकंड कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देन फर्स्ट। तो किसमें सेकंड पेयर जो है वो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला है, तो इसको हम देखना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या देखा जाता है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो पहला ये ज़्यादा होगा, इसमें नहीं हो रही है। यहाँ भी देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ नहीं होगी तो पहले की ज़्यादा, ये फर्स्ट। यहाँ देखिए ये यहाँ डाईओल है और ये सिंगल ओल है, इसमें एक लगा, इसमें दो ग्रुप लगे हैं तो यहाँ भी फर्स्ट ज़्यादा होगा। यहाँ देखिए यहाँ आपका नाइट्रोजन के साथ यहाँ होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं है, यहाँ है, तो यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो यहाँ पे ये आएगा डी हाउस। डी में क्या होगा आपका, ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सेकंड पेयर में देन फर्स्ट। सेकंड जो आपका है कंपाउंड फर्स्ट में है एज कंपेरिजन टू फर्स्ट वन। ठीक है, इस तरीके से इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डाइपोलमेंट ऑफ गिवन कंपाउंड विल बी, इनमें डाइपोलमेंट दे रखी है आपको वैल्यू, तो डाइपोलमेंट की वैल्यू तो याद करना मुश्किल है। पहले में 6.87, सेकंड में ये, इसकी बी में देखो ये उल्टा कर दिया, सी में दोनों की बराबर कर दिया और डी में दोनों की भी बराबर है। ठीक है, तो बराबर तो होगी नहीं भाई, ये तो दोनों कैंसिल हो गए आपके, सी और डी तो कैंसिल ही कर दिया मैंने। अब रहा बात ए और बी में, अब ए और बी में किसकी ज्यादा होगी। अब तुम बता सकते हो ए और बी में किसकी ज्यादा होगी डाइपोलमेंट, जिसमें ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगी। और ज्यादा चार्ज सेपरेशन कहाँ हो रही है आपकी, अब ज्यादा चार्ज सेपरेशन यहाँ पे कहाँ है बताइए। इस वाले मॉलिक्यूल मुझे ज्यादा सेपरेशन नजर आ रहा है, क्योंकि देखो ये क्या करेगा, डिग्लोलेशन करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस चार्ज, फिर ये, और यहाँ पे रिंग में क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज फैल रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ चार्ज यहाँ नहीं हो पाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए क्राउडिंग होगी, क्राउडिंग होने से क्या होगा, ये रिजोनेंस नहीं कर पाएगा, रिजोनेंस नहीं कर पाएगा तो चार्ज सेपरेट नहीं हो पाएंगे। जब चार्ज सेपरेट नहीं होंगे आपके, तो फिर आपका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कम। तो पहले की ज्यादा होगी और दूसरे की कम होगी, तो पहले की ज्यादा ये आएगा इसका आंसर। ये देखो ये पहला ज्यादा दूसरा कम, ये उल्टा हो गया देखो, तो ये नहीं होगा, इसका आंसर ए आने वाला है। ठीक है, 99 का आंसर क्या आएगा आपका, ए। आगे मूव करते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलाइड। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी, यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आप बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे देखेंगे आप, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो उसकी कंजुगेट बेस जो बनेगा, उसका कंजुगेट बेस कैसे बनेगा, देखिए इसमें सब में एच प्लस लगा दीजिए और कंजुगेट बेस बनाओ उनका। कंजुगेट बेस देखिए किसका किसका होगा, इसका बनेगा एच एफ, फिर एच सी एल, फिर एच बी आर, फिर एच आई। किसका कंजुगेट बेस अनस्टेबल है, ये स्टेबल है और ये क्या अनस्टेबल है। जिसका कंजुगेट बेस अनस्टेबल होगा उसका एसिड क्या होगा, बीक, उसका बेस क्या होगा, सॉरी बीक, बीक बेस इसका होगा, बीक बेस। क्योंकि कंजुगेट बेस जिसका, देखिए जब भी H प्लस लेता है कोई, तो क्या बनाता है ये आपका क्या है, आपका ये बेस है, और ये क्या बनाएगा, फिर कंजुगेट एसिड बनाएगा। तो कंजुगेट एसिड अगर आपका क्या है, कंजुगेट एसिड आपका स्ट्रांग होता है तो उसका बेस क्या होता है, अगर ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा, स्टेबल होगा, तो ये वाला आपका बेस क्या होगा, आपका स्ट्रांग होगा। ठीक है, यही हमने पढ़ा हुआ है कि कंजुगेट एसिड बेस मैकेनिज्म में, कि अगर ये आपका ज़्यादा स्टेबल है तो डेफिनेटली आपका बेस क्या होगा, अगर ये कम स्टेबल है तो यहाँ एच एफ ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि एच एफ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मॉल साइज का होता है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, तो उसका बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे अगर इसका आंसर देखें हम तो कैसे देखेंगे, यही आएगा इसका आंसर, फिर बी। कैसे आएगा बी, देखिए क्योंकि एच एफ क्या है आपका स्टेबल है, ये स्टेबल है तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, फिर स्ट्रॉन्ग होगा। और एच आई बहुत इजीली टूट जाता है, ये अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल है तो फिर डेफिनेटली इसका जो होगा बीक बीक बेस होगा, इसका क्या होगा, बीक बेस होगा इसका। तो स्ट्रॉन्ग बेस किसका आ रहा है आपका, ये एफ का, एफ नेगेटिव, देन सी एल नेगेटिव, देन वी आर नेगेटिव, देन आई नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से इसको क्रैक कर सकते हैं।
नहीं तो आप ऐसे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे एफ नेगेटिव का साइज क्या है, स्मॉल है, उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। जब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो एच प्लस को ज़्यादा खींचेगा, एच प्लस को ज़्यादा खींचेगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस है ये। और आई नेगेटिव का साइज बहुत ज़्यादा है। आई नेगेटिव का साइज ज़्यादा होने से क्या होगा, इसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी। चार्ज डेंसिटी कम होगी तो ये क्या करेगी, इसकी पावर ऑफ अट्रैक्टिंग एच प्लस वीक हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो इस तरीके से देख सकते हैं, तो बी आंसर आने वाला है इसका। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अमंग द xylene विच इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल, इनमें से कौन सा जो आपका xylene के दे रखे हैं मॉलिक्यूल यहाँ बना के, या वन इसमें पोजीशन लगा है, 1 2 पोजीशन में लगा है, यहाँ 1 और 3 में है, यहाँ 1 4 में है। तो देखो दो तरह की स्टेबिलिटी होती है, एक होती है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं, एक काइनेटिकली स्टेबल होते हैं। तो यहाँ थर्मोडायनेमिकली पूछा गया है। तो थर्मोडायनेमिकली देखने के लिए आपको यहाँ कई फैक्ट देखने पड़ेंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी। तो अगर हम देखा जाए तो इसमें आंसर आने वाला है बी। अब तुम कहोगे इसमें इफेक्टिव हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगी। इफेक्टिव हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होने से, देखिए जब भी हम यहाँ पे कंजुगेशन करते हैं, मान लो यहाँ इस ग्रुप से हम कंजुगेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला CH3 यहाँ से हाइपर कंजुगेशन करते हैं, ठीक है, यहाँ नॉन बॉन्ड रेजोनेंस इस तरीके से। तो देखिए कहाँ का नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑर्थो में आएगा और पैरा में आएगा। अगर ऑर्थो पैरा में कोई ऐसा CH3 ग्रुप लगा हो जो पहले से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसको अनस्टेबल कर देगा। जबकि आपका मेटा में जो लगा है, तो मेटा में तो नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं, तो नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, तो ये थोड़ा स्टेबल होगा। तो डेफिनेटली बी आंसर आने वाला है इसमें। ये नहीं आएगा ना ये आएगा, क्योंकि अगर ये हाइपर कंजुगेशन होती है नेगेटिव ऑर्थो और पैरा में आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर रहा है क्या, मिथाइल ग्रुप जो लगा हुआ है इसमें ऑर्थो पैरा पोजिशन में, तो नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा रहा है। तो ये तो फिर स्टेबल हो जाएंगे। तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कौन होगा फिर, बी। तो उसका सही आंसर क्या आएगा आपका, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 चेक करते हैं। ये क्या कहता है आपका, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ टू आइसोमर एक्स और वाई। दो आपके आइसोमर दे रखे हैं एक्स और वाई, इसमें एक की वैल्यू 17 किलो जूल पर मोल दे रखी है, दूसरी की 12। कौन ज़्यादा स्टेबल लग रहा है, वाई ज़्यादा स्टेबल और एक्स क्या कम। क्योंकि जिसकी हीट ऑफ कंबस्शन ज़्यादा होती है वो कम स्टेबल होता है, जो उसकी कम होती है ज़्यादा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लगा के रखी है इन्होंने, कंक्लूड करनी है स्टेटमेंट आपको। तो आपको कौन सी स्टेटमेंट सही लग रही है, आइसोमर एक्स इज 5 किलो जूल मोर स्टेबल, नहीं, एक्स तो कम स्टेबल है भाई। आइसोमर वाई इज 5 लेस स्टेबल, आइसोमर वाई इज 5 किलो जूल पर मोल लेस स्टेबल है। ये तो मोर स्टेबल है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आइसोमर वाई इज 5 किलो मोर पोटेंशियल, ये भी गलत है। आइसोमर एक्स इज 5 किलो जूल पर मोल लेस स्टेबल, तो ये है बिल्कुल सही। ये इससे 5 किलो जूल ज्यादा है, ठीक है, तो ये कम लेस स्टेबल है। तो डी आंसर आने वाला इसका, डी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। रैंक द फॉलोइंग सब्सटेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन, मोस्ट एक्सोथर्मिक टू लेस्ट एक्सोथर्मिक। कौन ज्यादा एक्सोथर्मिक है, जहां पे ज्यादा हीट ऑफ कंबस्शन निकलने वाली है। तो हीट ऑफ कंबस्शन डिपेंड करती है नंबर ऑफ कार्बन एटम के ऊपर, और सेकंड डिपेंड करती है वो आपका आइसोमर कितना उसका, कैसा उसमें ब्रांचिंग तो नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा कार्बन होंगे तो हीट कंबस्शन बढ़ जाएगी आपकी। तो यहाँ पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ सब में कार्बन सेम है, तो इसमें कार्बन कितने आ रहे हैं आपके, फर्स्ट में कार्बन आ रहे हैं आपके 7, यहाँ कितने आ रहे हैं 8, और यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6। तो यहाँ डेफिनेटली बी की होगी, बी के बाद आपकी ए की, फिर आपकी सी की, बी ए सी, बी ए सी आने वाला है इसका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आपको, चूज द स्टेटमेंट दैट बेस्ट डिस्क्राइब गिवन कंपाउंड। 1 3 and 4 represent same compound, 1 and 3 are isomer of 2 and 4, 1 and 4 are isomer of 2 or 3, all are the structure represent the same compound। तो चलिए चेक कर लेते हैं पहले कितने कार्बन है इसमें, कार्बन चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9, ये भी आइसोमर है इसका भी, क्योंकि दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म डिफरेंट। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी है 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सारे आपस में क्या है भाई, ऑल दीज आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे तो सारे आइसोमर हैं। ठीक है, अब इसको कैसे यहाँ पे 1 3 and 4 रिप्रेजेंट सेम कंपाउंड, ऑल द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द सेम कंपाउंड, तो यही आएगा, इसमें सारे एक ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भैया। उनका स्ट्रक्चर इज आर डिफरेंट बट दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला।
उन्हें ब्रांचिंग की वजह से वो आगे पीछे हो सकते हैं, पर दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और सारे के सारे एल्केन है ये सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं क्या कहता है ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा तो एसिड की होती है, देखिए यहाँ पे, चलो चेक कर लेते हैं इसमें। ये नंबर 1 आएगा क्योंकि यहाँ पे एसिड है, उसके बाद नंबर 2 ये आएगा, उसके बाद नंबर 3 ये आएगा, और ये तो बेस है भाई, ये तो लास्ट में आएगा। क्यों, देखिए ये एसिड है तो ज़्यादा एसिडिक होता है ये। ठीक है, तो उसके बाद फिनोल आएगा, फिर आपका ये, आपका यहाँ पे देखिए फिनोल, ये आपका क्या है, बेंजाइल अल्कोहल है। ठीक है, तो इसके बाद आएगा ये बेंजाइल अल्कोहल, ये कम स्टेबल होता है। तो पहले सी, फिर ए, फिर बी और डी, सी ए बी डी, सी ए बी डी, तो ये आने वाला है आपका सी ए बी डी। 106 देखते हैं, रैंक द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो उसमें किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा और किसकी कम। सबसे ज़्यादा कौन बेसिक लग रहा है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा वो बेसिक होगा। ठीक है, और जितना कम नेगेटिव चार्ज होगा, अगर नेगेटिव चार्ज आपका डिलोकलाइज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, तो उसकी बेसिटी कम हो जाएगी। तो आपको कौन नज़र आ रहा है सबसे ज़्यादा यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे देखिए ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन क्या आपका, देखो इस क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आपका पहले से sp तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डेफिनेटली ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ पे देखो साथ में कार्बन के साथ क्या लगे हैं, 2 पाई बॉन्ड लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो नंबर 1 तो ये आना सबसे ज़्यादा बेसिक होगा ये। ठीक है, उसके बाद आपका ये डी आएगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, साथ में लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। उसके बाद आपका ये आएगा सल्फर नेगेटिव। ठीक है, बी, तो पहले आया ए सबसे ज़्यादा, उसके बाद आया आपका डी, फिर आएगा आपका बी, और लास्ट में आएगा आपका फिर सी। क्योंकि सी में देखिए ये इस तरीके से रहेगा इसमें, और ये रिजोनेंस कर देगा, तो रिजोनेंस करने से क्या हो रहा है आपका, डिलोक्लेशन और नेगेटिव चार्ज की डिलोक्लेशन हो रही है, तो आपका बेसिटी की और इसकी डिक्रीज हो रही है। तो सी लास्ट में आने वाला आपका, जो ए डी बी सी, तो यहाँ ढूंढिए ए डी बी सी। ए डी बी सी आपका सी ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको मैंने बता दिया ये ज़्यादा होगा, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर लास्ट में आपका ये आने वाला है। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 107, among the given compound choose the two that yield same carbocation on ionization। तो यहाँ ऐसा कौन सा होगा जहाँ पे सेम आपका कार्बोकटाइन बनने वाला है। तो चलिए, कार्बोकटाइन आपका जब बी आर निकलेगा तो कार्बोकटाइन बनेगा, तो यहाँ से बी आर निकालते हैं तो एक कार्बोकटाइन ये बनेगा, यहाँ ये बनेगा, और यहाँ ये बनेगा, और यहाँ भी अगर बी आर निकालते हैं तो वैसे तो बड़ा मुश्किल है बी आर निकलना, पर चलो ये बना दिया आपने। ठीक है, ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया भाई सी और। ठीक है, ये ए और बी सेम लग रहे हैं। देखो अगर आप ए से ये कार्बोटाइन बनता है तो ये बना आपका, ठीक है, और यहाँ बी आर से भी ये कार्बोटाइन बनता है, ये पर ये क्या करता है, यहाँ से अगर ये यहाँ से H प्लस शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ ये कार्बोटाइन यहाँ भी स्टेबिलिटी के लिए यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ऐसे क्योंकि स्टेबल यहाँ कर सकता है ये अपने आप को स्टेबल, तो ये लग रहा है ए और बी। ए और बी अगर आप देखें, देखो बी को दिखाता हूँ मैं, ए तो आपका बन गया। देखो अगर आपका ये बन रहा है, तो यहाँ हम जानते हैं क्या कि आपका कौन सा ग्रुप है, CH2 ग्रुप, यहाँ से H निकलेगा और H क्या करेगा, यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 और ये बन जाएगा CH प्लस। तो यहाँ ये वाला, तो ये देखो सेम बन गया इसकी तरह, ये सेम बन रहा है इसकी तरह सेम। ए और बी इसका आंसर आने वाला, बाकी ये तो डिफरेंट हो गए, सी और डी जो बनाएंगे आप कार्बोकटाइन, द डिफरेंट। ठीक है, आगे मूव करते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन चेक करते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड ये होता है आपका, ठीक है, फिर मेलोनिक एसिड है आपका, मेलोनिक एसिड ये रहता है आपका, तो सबसे ज़्यादा तो यही रहेगा क्योंकि इसका पीक के वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद डिसीजन इसका ज़्यादा रहेगा आपका, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है ये। उसके बाद ये, और लास्ट में आपका हेप्टन डाइओइक एसिड है। तो हेप्टन डाइओइक एसिड आप जानते हैं, इसमें आपके 7 कार्बन होंगे, और 7 कार्बन में 2 जो रहेंगे वो COH ग्रुप रहेंगे। ठीक है, तो ये तो सबसे कम होने वाला है। तो अगर आपका इसमें अरेंज करना आपको किसकी पीके वैल्यू, तो ये इस हिसाब से तो PKA K1 इज लेस देन PK
K2 देन Pk, ये रहेगा इसका, क्योंकि अगर इसकी K1 वैल्यू क्या होगी, Pk1 वैल्यू जिसकी कम है उसका K1 वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, तो ये ज़्यादा डिसोसिएट करेगा। अगर इसकी एसिडिटी देखें तो ज़्यादा होती है, ठीक है, तो हम डिसोसिएशन इसकी रहेगी आपकी ज़्यादा रहेगी, और सबसे कम डिसोसिएशन किसकी रहेगी, हेप्टेन डाइओइक एसिड की रहेगी, क्योंकि कम स्टेबलाइज होगा ये। तो Pk1 वैल्यू इसकी कम होगी ऑक्सैलिक एसिड की, और हेप्टेन डाइओइक की ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से इसमें आंसर बी आने वाला आपका, इसको देख सकते हैं आप, ठीक है। आगे देखते हैं 109। अच्छा, in a set A to D only one of the set incorrect regarding the basic strength। तो इनमें से बेसिक स्ट्रेंथ चलिए चेक करते हैं। यहाँ बिल्कुल सही है ये फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि इसके जो यहाँ रेजोनेंस कर जाएंगे तो कम से कम होगी। यहाँ पे एक ग्रुप लगा है और यहाँ भी आपका कोई सिस्टम नहीं है, साइक्लिक सिंपल साइक्लिक सिस्टम है, तो ज़्यादा बेसिक ही होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ देखते हैं बी नंबर पे, ये आपका पायरोल है, ये सबसे कम होता है क्योंकि इसके लोन पेयर ड्यूलर जो रहते हैं, ये पीरियडिन उसके थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और ये बिना इसमें, तो यहाँ लोन पेयर आपके डोनेशन के लिए अवेलेबल रहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। सी में देखते हैं जरा, सी में पायरोल को आगे कर दिया, देखिए पायरोल सबसे कम होता है, इसका कंजुगेट बेस जो होता है वो ज़्यादा क्या रहता है, स्टेबल है। इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाएंगे ना यहाँ पे, तो ये तो कड़ा कम बेसिक होगा फिर। तो यहाँ उल्टा है, ये उल्टा लिख दिया हुआ यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा बेसिक तो ये होता है, उल्टा ऑर्डर है ये, क्योंकि यहाँ दो नाइट्रोजन है, इसमें एक अगर इन्वॉल्व कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा तो अवेलेबल रहे आपके इसके इलेक्ट्रॉन, बेसिक स्ट्रेंथ देगा, क्योंकि दो नाइट्रोजन इसमें इन्वॉल्व है ना, और दोनों के पास लोन पेयर है। अगर एक के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर आप रिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो दूसरे के तो आपके पास रहेंगे रहेंगे, तो ये उसके बाद ये और ये, तो ये गलत है, सी आंसर इसका गलत है, बाकी सही है, और ये भी सही है आपका। अगर इसको देखें आप, ये सॉरी इसमें इसको आगे देखता हूँ, ये देखिए ये ज़्यादा बेसिक होगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा हुआ है, तो ज़्यादा है, और उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो कम बेसिक होगा, ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन नीचे को, तो इसके इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कम रहेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन में कम रहेगी। बेंजीन भी खींच रहा है साथ में नो, तो ये बिल्कुल सही है, डी सही है, बी सही है, और गलत कौन सा, सी। ये ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ऑर्डर, रिवर्स, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, डाइपोल मोमेंट ऑफ विच केटोन इज मैक्सिमम, इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट किसका आपको नज़र आ रहा है, चलिए चेक करते हैं इसमें, ये प्रोटिक सॉल्वेंट में डाले हुए हैं। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, 110 नंबर क्वेश्चन में किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, कैसे इसको क्रैक करेंगे। केटोन इज मैक्सिमम, सारे केटोन है ये, तो आप बता सकते हैं किसका रहेगा इसमें। मुझे तो ये सी नज़र आ रहा है, अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि कैसे। अगर सी में देखिए, अगर हम क्या करें, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करते हैं तो क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस, ठीक है। और प्लस आने के बाद भी क्या है आपका, ये रीजन स्टेबलाइज रहेगा, क्योंकि 2 पाई सिस्टम रहेगा ये, ठीक है। ये कैसा रहेगा आपका, 2 पाई सिस्टम, एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है, जबकि यहाँ भी अगर हम यहाँ नेगेटिव चार्ज करते हैं प्लस, तो ये रीजन में एरोमेटिक सिस्टम नहीं रहेगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस करते हैं और यहाँ माइनस, तो ये एरोमेटिक सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ भी अगर इसमें हम प्लस करते हैं तो ये भी एरोमेटिक सिस्टम नहीं है, तो सिर्फ किस में बन रहा है, सी में बन रहा है। तो सी में बनेगा तो आपका एक डाइपोल क्रिएट होगा, और साथ में डाइपोल बनने के साथ साथ इसमें एरोमेटिक सिस्टम भी आ रहा है आपका, स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ एरोमेटिक, तो आपका सही आंसर सी आने वाला है, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो इस तरीके का रहता है ये, ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज डिलोकलाइज रहता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरीके से रहता है ये। रेजोनेंस इसका हाइब्रिड देखें आप, सी का, तो सी इसमें बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, क्योंकि सी में जब भी आप इसको डाइपोल क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ प्लस चार्ज कार्बन के ऊपर आ रहा है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि रिंग क्या आपका कहीं, रिंग में किस तरह का कैरेक्टर आ रहा है, रिंग क्या वो स्टेबलाइज हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है तो काफ़ी टाइम तक वो एग्जिस्ट करेगा, और काफ़ी टाइम तक एग्जिस्ट करेगा तो उसमें डाइपोल स्ट्रक्चर बन के रहेगा फिर, ठीक है। तो उसमें यही है, डाइपोल मोमेंट इस केटोन का ज़्यादा होगा, सी का। आगे है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्रैक यहाँ पे, इनमें से किसकी, 111 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कौन ज़्यादा
अमीन्स इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी मीन हमने कई बार ये क्वेश्चन किया हुआ है। गैसियस फेस में तो टर्सरी मीन ज़्यादा होता है, उसके बाद सेकेंडरी, फिर टर्सरी। तो यहाँ पे टर्सरी मीन है देखो, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी। तो गैसियस फेस वाला सही है। अच्छा, यहाँ भी देखिए प्रोटिक सॉल्वेंट में ये आपका सेकेंडरी फिर टर्सरी फिर मीन, ये भी सही है। और यहाँ भी सेकेंडरी फिर प्राइमरी फिर टर्सरी, ठीक है। ये आपका प्रोटिक सॉल्वेंट में, ये प्रोटिक सॉल्वेंट में ए बी और सी, इसमें क्या फर्क है और बी में, ठीक है। इसमें चेक कर लीजिए, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये फर्स्ट वाले में देखिए जरा, ये भी ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये भी ठीक है, ठीक है। सेकेंडरी आएगा क्योंकि इसमें 3 फैक्टर चलते हैं। एक तो प्लस आई इफेक्ट चलता है बेसिक स्ट्रेंथ में, दूसरा इसमें आपका सॉल्वेशन इफेक्ट चलता है, और तीसरा इसमें स्टेरिक इफेक्ट चलता है जब आप प्रोटिक सॉल्वेंट में इसको डालते हैं, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो ये ए बी सी और ये सारे के सारे सही हैं, फिर ऑल आर करेक्ट, ये सारे सही हैं बिल्कुल। क्योंकि हम मीन्स कि जब हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी मीन की हम क्या देखते हैं, उसकी ये चेक करते हैं, और ये भी सही है बिल्कुल। इथाइल अमीन में थोड़ा प्लस आई इफेक्ट का फर्क पड़ जाता है ना, इसमें स्टेरिक प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो उसमें बिल्कुल सही है, सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, ऑल आर करेक्ट। आगे मूव करते हैं। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, तो किसकी इसमें बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रिजोनेंस हो जाएगा तो उसमें कम, यहाँ रिजोनेंस भी हो रहा है साथ में, प्लस एम इफेक्ट मिथाइल ग्रुप का रहेगा। मिथाइल ग्रुप क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट हो या प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे 2 मिथाइल है, ठीक है, तो ये दोनों कर रहे हैं, तो इसमें आप चेक करेंगे किसका ज़्यादा रहेगा। सबसे ज़्यादा किसका रहेगा इसमें? सी ज़्यादा बेसिक, क्योंकि सी में क्या आ रहा है, एक आपका खींच रहा है फिनाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। सी के बाद क्या आएगा, बी, बी के बाद क्या आएगा, ए, बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद ए, फिर डी, तो लास्ट में डी रहेगा, तो ये इसका रहेगा सी आंसर, सी बी ए डी। सी में क्यों, क्योंकि सी में अगर यहाँ माइनस आई इफेक्ट हो रहा है किसका, फिनाइल का, तो प्लस आई इफेक्ट कौन दे रहे हैं, मिथाइल ग्रुप। यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, जबकि बी में एक लगा है। और उसके बाद आपका ए आएगा, क्योंकि ए में आपका क्या कर रहा है, ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ फिनाइल क्या कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है। और यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ ये खींच रहा है, साथ में ये दे रहा है, ठीक है। तो ऑर्थो में क्या कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अगर आपका ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ आएगा तो नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है स्ट्रक्चर को डी में, तो लास्ट में आएगा सी, इसका सही आंसर है। तो 112 का क्या रहेगा, सी। एस आई पी भी लग जाएगा, यहाँ पे एस आई पी भी लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसकी तो बेसिटी स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ये होनी चाहिए आपकी एस आई पी। प्रोटोनेशन में क्या करेगा, एस आई पी क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। तो उसमें प्रोटोनेशन में जब ये प्रोटोनेशन करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को बताने के लिए, कैच प्लस को अटैक करेगा, तो ये अटैक में क्या करेगा, दिक्कत क्रिएट करेगा सी एच थ्री। ये वाला ग्रुप क्या करेगा, आपकी एस आई पी लगेगा इसमें, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। क्योंकि बेसिक की जो बेस होते हैं उनकी प्रोटोनेशन जब होने लगेगी, तो ये क्या करेगा, नज़दीक है ये ऑर्थो पोजिशन में, तो जो सबसे लास्ट में जाने वाला आपका, ठीक है, इसी वजह से हो रहा है ये। तो इसका नंबर तभी तो ए के बाद आ रहा है आपका। आगे देखते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ विल मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जहां कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आपको ज्यादा नजर आ रही है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा इसमें आपको नजर आ रही है जहां पे आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या है, मैक्सिमम है। तो चलिए पहले ये चेक करते हैं, यहाँ भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये sp3 है, ये sp2 sp2 sp3 है, यहाँ भी ये sp3, ये sp3, ये sp2 sp2 sp3। तो यहाँ जहाँ ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी वहाँ बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी कार्बन कार्बन की, ठीक है।
तो इस तरीके से उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जहाँ था 113 जो क्वेश्चन नंबर है वहाँ पे सी आंसर आने वाला आपका। सी कैसे आएगा देखिए, सी आंसर कैसे आने वाला है इसमें, इसको आप यहाँ देख सकते हैं। सी आंसर ऐसे आ रहा है इसमें, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन सिर्फ यहाँ कितनी हो रही है 3, यहाँ कितनी हो रही है, यहाँ भी 3 3 6, और यहाँ कितनी हो रही है देखो 3 3 6 3 9 और 3 12, तो ज़्यादा यहाँ 12 टाइम्स हो रही है। तो डेफिनेटली इसमें हाइपर कंजुगेशन से इसकी बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें प्योर डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं रहेगा ना आपका, डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं रहेगा तो फिर डेफिनेटली डबल बॉन्ड से थोड़ा कम हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में रहेगा। तो यही है, मोर सिंगल बॉन्ड करेक्टर बाय हाइपर कंजुगेशन इसका सही आंसर रहेगा। आगे देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन। हम 115 नंबर 115 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो आगे आप देख सकते हैं 114 विच हैज़ मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, उसमें आपको डाइपोल मोमेंट बताना है किसमें ज़्यादा है इसमें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को क्रैक करते हैं। तो इसमें तो आएगा नहीं, ए में भी नहीं आएगा, क्योंकि ए कैसा है आपका, ये कैसा है आपका सिमेट्रिकल, यहाँ तो चार्ज बनेगा नहीं आपका। ये भी आपका सिमेट्रिकल है, नेफ्थलीन, ये भी नहीं आएगा। यहाँ देख लेते हैं, अगर उसमें डाइपोल बनाते हैं, देखो वही आ गया आपका, अगर इसमें नेगेटिव चार्ज आता है उसमें प्लस, तो ये स्टेबल एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है, ये भी स्टेबल, तो यहाँ चार्ज सेपरेशन बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये बन रहा है सी, सी लग रहा है मुझे नज़र। यहाँ भी ये प्लस ये माइनस, पर ये प्लस होने के बाद ये आगे इसमें ये प्लस क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं करेगा इसमें, क्योंकि ये प्लस चार्ज क्या करेगा। तो यहाँ भी आपके पास ये नहीं आने वाला है, तो इसमें मेरे को लगता है सी आंसर आने वाला है। चेक कर लें इसमें, 114 नंबर क्वेश्चन को चेक करें आप। 114 में आपके पास क्या आएगा, 114 में आपके पास सी आंसर आने वाला है। इसमें स्टेबल रिजोनेंस आएगा, और साथ में क्या आ रहा है, इसमें एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है, स्टेबल रिजोनेंस बिकॉज ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, सो कंपाउंड हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट रहेगा इसका, ये रहेगा सी आंसर इसका। इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें बन रहा है। अगर ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये प्लस पर, ये आगे प्लस को क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी के लिए आगे जाएगा नहीं। ठीक है, तो इसकी अगर ये स्टेबिलिटी के लिए जाएगा तो इसकी रिजोनेंस क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है आगे, तो नहीं, ये नहीं बनेगा, फिर डी नहीं रहेगा आपका। इसका सही आंसर आपका सी आने वाला है। आगे मूव करते हैं।